हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वाले सेक्शन में जो हमारी 8 से 9 वाली जो यहाँ पर हमारी निरंतर रूप में क्लास हो रही है, उसमें हम कुछ जीके के और मुख्य रूप से स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर देख रहे हैं। अभी तक की क्लासों में हम सब ने 24 मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किए हैं, और आज बारी है मॉक टेस्ट नंबर 25 को डिस्कस यहाँ पर होने की। और कल वाले जो हमारा सेशन हुआ था, जो सेक्शन हुआ था, उस वाली क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को एक होमवर्क में एक सवाल दिया था। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि एक पुरातात्विक स्थल है जो नेवादा टोली के नाम से जाना जाता है, वही नेवादा टोली वाला प्लेस कहाँ पर पड़ता है। सवाल मैंने आप लोगों को यही दिया था कि नवदा टोली जो प्लेस है वो भारत में किस राज्य में हम लोगों को देखने को मिलता है। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब इसका दिया था। और यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में हम लोगों को फेमस नवदा टोली यहाँ पर प्लेस, पुरातात्विक स्थल यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है। देखिए, जो प्रश्न आप लोगों को दे के रखा है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान शाहना, जो शाहना शब्द है, इस शाहना शब्द का मतलब क्या हुआ करता था। आप लोगों से सवाल पूछा है, चार ऑप्शन दे के रखा है। मुख्य न्यायिक विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, महालेखाकार हुआ करता था इसका मतलब, या सैन्य विभाग का प्रमुख, या बाजार का एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। आप लोगों से पूछा है यहां पर शाहना शब्द का मतलब है। यदि आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा तो दिल्ली सल्तनत में आप लोगों ने मुख्य रूप से एक शाहना शब्द के बारे में जरूर यहाँ पे पढ़ा होगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से हम लोगों को खिलजी वंश देखने को मिला। और उसी खिलजी वंश में एक शासक हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। और आप सभी जानते हैं कि मध्यकाल के दौर में, मध्यकालीन भारत में, इसी मध्यकालीन भारत में पहले तो आप लोगों को इसका समयकाल याद होना चाहिए। 712 से लगाकर तो 1707 तक मुख्य रूप से मध्यकालीन यहाँ पर ये जो मध्यकालीन भारत का समयकाल रहा, यहाँ पर हम लोगों को मुख्य रूप से सबसे पहले गुलाम वंश देखने को मिला। और यही गुलाम वंश के बाद हम लोगों को, और ये जो गुलाम वंश को ही मामूलक वंश कहा जाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि गुलाम वंश को ही मामूलक वंश कहा गया। और इसी गुलाम वंश के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक खिलजी डायनेस्टी देखने को मिलेगी। कौन सा वंश? खिलजी वंश देखने को मिलेगा। और इसी खिलजी वंश में आप लोगों को देखने को मिलेगा अलाउद्दीन का समयकाल। किसका समयकाल? अलाउद्दीन का यहाँ पर समयकाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी दिल्ली की सत्ता पर मुख्य रूप से जो बैठ चुका था वो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी बैठ चुका था। और यह अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने भारत में सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली को जिसने सबसे पहले मुख्य तौर पर प्रारंभ किया था। यदि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा ये जो शाहना शब्द जुड़ा हुआ था, यह शाहना शब्द ही बाजार का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, इसका मतलब हुआ करता था शाहना। मतलब ये जो शाहना शब्द जुड़ा हुआ है ये बाजार के प्रमुख अधिकारी से हम लोगों को दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार का घरे टैक्स लगाया था। कौन सा टैक्स? एक प्रकार का घरे टैक्स लगाया था। और जो घरे टैक्स घरे घरों पर लगने वाला कर था, घरों पर लगने वाला जो टैक्स हुआ करता था। और यहाँ पर जो एक प्रकार का, इसने एक प्रकार का जो चरई टैक्स लगाया था, ये दोनों टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे मध्यकालीन भारत में। ये जो चरई प्रकार का टैक्स हुआ करता था, ये चरई टैक्स मुख्य तौर पर पशुओं पर लगने वाला टैक्स था। पशुओं पर लगने वाला जो टैक्स हुआ करता था वो यहाँ पर चरई टैक्स हुआ करता था। और वहीं पर यही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए कि इसी ने एक दीवाने मुख्तराज, दीवाने दीवाने ए मुक्त मुक्त खराज, यहाँ पर एक विभाग की यहाँ पर स्थापना किया था। तो दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर ये बकाया राशि लिया जाता था। बकाया राशि को यहाँ पर वसूलने के लिए, बकाया जो राशि को
वसूलने के लिए मुख्य तौर पर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुक्तराज विभाग की यहाँ पर क्या किया था, स्थापना किया था। वहीं पर यहाँ पर एक प्रकार का जो दिल्ली सल्तनत हुआ करता था, यही दिल्ली सल्तनत में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा एक खुम्स, कौन सा दोस्तों, खुम्स। ये खुम्स क्या हुआ करता था, आप लोगों को मुख्य रूप से आना चाहिए कि खुम्स क्या हुआ करता था। तो जवाब हो जाएगा ये खुम्स, जो वह धनराशि जो यहाँ पर जो लूट का पैसा हुआ करता था, लूट का पैसा, तो जो लूट की धनराशि हुआ करती थी, उसी लूट की धनराशि को क्या कहा जाता था, खुम्स कहा जाता था। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए सवाल पूछा था शाहना का कि शाहना किससे जुड़ा हुआ है, तो जवाब हो जाएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली से ये मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो इससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैंने आप लोगों को उलंग खां किसके बारे में बताया था, उलंग खां के बारे में बताया था। चलिए बताइए कौन हुआ करता था उलंग खां। इसी दिल्ली सल्तनत में ये जो उलंग खां हुआ करता था, किस शासक का मुख्य तौर पर सेनापति हुआ करता था। देखिए यदि उलंग खां पूछेगा या जफर खां, किसके बारे में पूछेगा, जफर खां के बारे में पूछेगा, या फिर नुसरत खां, कौन दोस्तों, नुसरत खां। ये तीनों ही व्यक्ति मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुआ करते थे, यहाँ पर ये जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते था, इसके मुख्य तौर पर सेनापति हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों का उलंग खां, जफर खां और नुसरत खां, ये हम लोगों को सेनापति देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे देखा है, निम्नलिखित में राष्ट्रपति की स्वेच्छा से अपना कार्यकाल जारी रखता है और किसकी स्वेच्छा से, तो जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति की स्वेच्छा से। चार ऑप्शन देके रखे हैं, गवर्नर, राज्यपाल, चुनाव आयोग देके रखा है, लोकसभा के स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। कौन भारत के राष्ट्रपति की स्वेच्छा से अपने पद को जारी कर सकते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि आर्टिकल क्रमांक 75 में हम लोगों को क्लॉज 2 में हम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री पढ़ने को मिलता है। वहीं पर लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो मुख्य रूप से आर्टिकल 93 के तहत होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लोकसभा के अध्यक्ष, और यहीं पर लोकसभा का उपाध्यक्ष का भी पद यहीं पर है। देखिएगा यहाँ पर एक आर्टिकल याद रखिएगा कि यहाँ पर आर्टिकल 171 में जो हमारे पास में विधानसभा होती दोस्तों, ये जो विधानसभा होती है, इसी विधानसभा का हमारे पास में अध्यक्ष के बारे में बोला गया है, और इसी के उपाध्यक्ष के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है। यानी आर्टिकल 171 में जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, और विधानसभा के यहाँ पर हम लोगों को उपाध्यक्ष देखने को मिलते हैं, और जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हम लोगों को आर्टिकल 93 में देखने को मिलते हैं। चुनाव आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 324 में हम लोगों को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग देखने को मिलता है, और वहीं पर राज्यपाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देखिए राज्यपाल का आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, मुख्य रूप से आर्टिकल 153 में हमारे पास में एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, हम लोगों को देखने को मिलता है। वहीं पर आर्टिकल 154 में हम लोगों को जो राज्यपाल होता है वह कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होता है, कार्यपालिका की शक्ति उसके पास में होती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर आर्टिकल 159 में जो राज्यपाल की शपथ प्रक्रिया का प्रावधान है, राज्यपाल की शपथ प्रक्रिया का प्रावधान है, आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। वहीं पर एक आर्टिकल 161 में हम लोगों को देख रखा है कि यहाँ पर जो राज्यपाल यहाँ पर जो क्षमादान की शक्ति का मुख्य तो क्षमादान कर सकता है, ये यहाँ पर मुख्य तौर पर हम लोगों को राज्यपाल की शक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। और वहीं पर आर्टिकल 163 में हम लोगों को देखने को मिलता है जो राज्यपाल होता है, इस राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी। तो यहाँ पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक आपका मंत्री परिषद होगा। आर्टिकल 161 में राज्यपाल के पास समाधान करने की शक्ति होती है। वहीं पर आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ है। 154 में राज्यपालिका कार्यपालक की शक्ति का प्रदान होता है, और आर्टिकल 153 में किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होता है, और यह राज्यपाल ही क्या करता है कि राष्ट्रपति की स्वेच्छा से पद धारण करता है।
राष्ट्रपति की स्वेच्छा से अपना पद को कार्यकाल को ये जारी रख सकता है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल सॉरी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मुख्य तौर पर देखने को मिलता है। और क्या याद कर सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोगों ने बताया है और वहीं पर राज्यपाल की बात हुई है तो एक आर्टिकल 165 आप लोग याद रखिएगा, जिसमें यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता के बारे में हम लोगों को यहाँ से जानकारी मिलती है। और यही राज्य का महाधिवक्ता राज्य में सबसे बड़ा कानून का क्या होता है, कानून का जानकार हम लोगों को देखने को मिलता है। जिस प्रकार केंद्र में यानी सेंटर में हम लोगों को आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी देखने को मिलता है, उसी प्रकार राज्य में हम लोगों को यहाँ पर कौन देखने को मिलता है, राज्य का महाधिवक्ता देखने को मिलता है। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। वर्तमान में हम लोगों को महान्यायवादी, वर्तमान में भारत के मुख्य तौर पर महान्यायवादी कौन देखने को मिलते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का यहाँ पे जवाब मुझे देना है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न मुझे क्या देके रखा है, अगला प्रश्न मुझे देके रखा है कि हैदराबाद के निजामशाही के संस्थापक कौन हुआ करते थे। हु इज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद निजामशाही। देखिए हुआ क्या करता था कि 1707 में आप सभी जानते हैं किस मुगल शासक की डेथ हुआ करता था। तो 1707 में एक मुगल शासक की डेथ हुई थी जिसका नाम हुआ करता था औरंगजेब। क्या हुआ करता था, औरंगजेब। औरंगजेब की यहाँ पर डेथ हुआ था 1707 में इन अ प्लेस ऑफ दौलताबाद। कहाँ पर हुआ, दौलताबाद में। इसकी मुख्य तौर पर यहाँ पर क्या हुआ था, डेथ हुआ था। देखो उससे पहले याद होना चाहिए जो मुगल राजवंश हुआ करता था, जो मुगल वंश हुआ करता था, मुगल वंश का समयकाल कब से कब तक हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जवाब हो जाएगा 1526 से लगाकर 1707 तक। जो मुख्य वास्तविक सत्ता जो मुगलों के पास रही वो 1526 से लगाकर 1707 तक ही हम लोगों को देखने को मिलती है। और जब यहाँ पर इन प्लेस ऑफ दौलताबाद में इस यहाँ पर औरंगजेब की जो डेथ होती है उसके बाद ऐसा माना जाता है कि डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी प्रारंभ हो चुका था। डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी भारत में क्या हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। और डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी 1707 से लगाकर 1862 तक मुख्य तौर पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और यही सही समय काल में कुछ ऐसे राज्य हुआ करते थे जिन्होंने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, क्योंकि मुगल सत्ता मुख्य रूप से बहुत वीक हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ पर हम लोगों को हैदराबाद का जो देखने को मिलता है वो हम लोगों को चीन किलिच खां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक हुआ करता था अवध क्षेत्र, और इसी अवध क्षेत्र का यहाँ पर शहादत खां, कौन दोस्तों, शहादत खां हम लोगों को संस्थापक देखने को मिला। हम लोगों को मुख्य रूप से बंगाल देखने को मिलेगा, बंगाल का हम लोगों को एक मुर्शिद कुली खां, कौन दोस्तों, मुर्शद कुली खां हम लोगों को इसका संस्थापक देखने को मिलेगा। और वहीं पर हम लोगों को यहाँ पर जो हमारे पास में ये कर्नाटक हुआ करता था, यहाँ पर इसका संस्थापक हम लोगों को सादुतुल्ला खां, कौन दोस्तों, सादुतुल्ला यहाँ पर खां हम लोगों को देखने को मिलता है। इन लोगों ने अपने राज्य के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, क्योंकि मुगल सत्ता यहाँ पर अब शक्तिशाली नहीं बची थी। और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक याद होना चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पर हैदराबाद को देखा था, यहाँ पर अवध को देखा, बंगाल को देखा और कर्नाटक के, इन चार के साथ बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को एक भरतपुर याद होना चाहिएगा कि ये जो भरतपुर हुआ करता था, भरतपुर का मुख्य रूप संस्थापक कौन माना है, तो चूड़ामल, कौन दोस्तों, चूड़ामल व बादल सिंह, चूड़ामल और बादल सिंह, ये मुख्य रूप से हम लोगों को भरतपुर जो क्षेत्र हुआ करता था इसके संस्थापक माने गए थे। आप लोगों से पूछा था हैदराबाद निजाम शाही, तो हैदराबाद निजाम शाही के जो मुख्य संस्थापक हुआ वो चीन पुलिस खां हुआ करता था। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को दे रखा है कि भारत के संविधान में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन कब किया गया था। आप लोग जानते होंगे, बेहद सरल सवाल है। आप लोग जानते होंगे मुख्य तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1951 में, कब दोस्तों, 1951 में हम लोगों को पहली बार फर्स्ट या पहला संविधान संशोधन देखने को मिलेगा। पहला संविधान संशोधन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। आप लोगों को याद होना चाहिए, डेट हम लोग पढ़ चुके हैं 1951 में। वहीं पर आप लोगों को 1956 में और 1956 में आप लोगों को 7वां संविधान संशोधन देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, यानी एक राज्यपाल दो या दो से यहाँ पर अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, ये यहाँ पर बात जुड़ी गई थी। वहीं पर एक यहाँ पर हाईकोर्ट होगा, वो दो राज्यों का या दो से अधिक राज्यों का यहाँ पर संयुक्त हाईकोर्ट यहाँ पर हो सकता है। ये बात हम लोगों को देखने को मिली थी। वहीं पर आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि और कौन से हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, तो हम लोगों को 1885 में यहाँ पर आप लोगों को पता है कि 52वां संविधान संशोधन देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोगों को दल बदल का प्रावधान, कौन सा, दल बदल का कानून हम लोगों को भारत में सबसे पहले ये वाला कानून हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, दल बदल कानून। आप सभी जानते हैं कि दल बदल जो कानून के लिए सबसे पहले कानून जो लो भारत में आया था, वो 1985 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं पर हम लोगों को यहाँ पर 1989 में क्या देखने को मिला, यानी 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, यहाँ पर जो मतदान की उम्र थी, और मतदान की उम्र यहाँ के 21 से घटा कर कितनी हो गई थी, 18 कर दी गई, इतना याद होना चाहिए। और 1991 में हम लोगों को यहाँ पर जो 69 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला। इसके तहत क्या हुआ करता था, तो हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली को मुख्य तौर पर राजधानी का दर्जा दिया था, राजधानी का जो दर्जा दिया गया था। इतने प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट या ये जो है आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। हम लोगों से पहला संविधान संशोधन पूछा गया था, जिसके अंदर हम लोगों ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा था, 9वीं अनुसूची को हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ा था। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा यहाँ पर। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को देख रखा है, अरविडू वंश के संस्थापक तिरुमल ने अपनी कैपिटल, जो अपनी राजधानी कहां पर बनाया था। देखिए, अरुविडू वंश के संस्थापक तिरुमल, ये तिरुमल कौन था और अरिविडू कौन सा हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, आप लोगों को याद होना चाहिए, मुख्य रूप से हम लोगों को जो दक्षिण भारत है, और इसी दक्षिण भारत में हम लोगों को दो राजवंश यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। एक तो हम लोगों को यहाँ पर बहमनी साम्राज्य देखने को मिलता है, बहमनी साम्राज्य। और इसी बहमनी साम्राज्य के बीच में यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास में बताया था कि यहाँ पर एक रायचूर दोआब का यहाँ पर मुख्य तौर पर विवाद हुआ करता था, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। अब ये जो बहमनी साम्राज्य और ये जो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, ये विजयनगर साम्राज्य में हम लोगों को यहाँ पर संगम वंश देखने को मिला। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर सालू वंश देखने को मिला। सालू वंश के बाद हम लोगों को यहाँ पर अराविडू वंश, कौन सा वंश, माफी चाहेंगे, यहाँ पर संगम वंश के बाद, सालू वंश के बाद हम लोगों को यहीं पर तीसरा जो वंश देखने को मिलेगा वो तालु वंश था। कौन सा दोस्तों, तालु वंश। और जो चौथा वंश हम लोगों को देखने को मिलेगा वो तालु वंश के बाद हम लोगों को यहाँ पर अराविडू वंश देखने को मिला। कौन सा वर्ग, अराविडू वंश हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो तालु वंश हुआ करता था, इसका एक शासक हुआ था श्री कृष्णदेवराय, श्री कृष्णदेवराय हुआ करते थे। और इनके दरबार में क्या हुआ करते थे, आप लोगों को याद होना चाहिए, इनके दरबार में मुख्य रूप से हम लोगों को क्या देखने को मिले, तो जवाब हो जाएगा इनके दरबार में हमें अष्ट दिग्गज की सेना हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखिएगा, हम लोगों को यहाँ पर नौ रत्न के बारे में चंद्र
गुप्त जो द्वितीय था उनके जो समय काल में जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा विक्रमादित्य के नाम से फेमस हुए, इनके दरबार में हम लोगों को देखने को मिले। और यहाँ पर जो 9 रत्न हम लोगों को एक तो अकबर के समय काल में देखने को मिलते हैं भारत में, वहीं पर अष्ट प्रधान, कौन दोस्तों, अष्ट प्रधान हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय काल में हम लोगों को उनके दरबार में हम लोगों को मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और वहीं पर जो यहाँ पर अष्ट दिग्गज, कौन सा दोस्तों, अष्ट दिग्गज हम लोगों को कहां पर देखने को मिले, तो जवाब हो जाएगा ये श्री कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय के समय काल में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि तालु वंश के यहाँ पर क्या हुआ करते थे, मुख्य रूप से शासक हुआ करते थे। यह जो अराविडु वंश हुआ करता था, इसका ही एक शासक हुआ करता था तिरुमल, और ये जो तिरुमल हुआ करता था, इसने अपनी कैपिटल पीनू कांडा, कहां पर दोस्तों, पीनू कांडा शिफ्ट किया था, पीनू कांडा। सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, कौन से युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य मुख्य तौर पर एक पतन पर आ गया था, तो जवाब हो जाएगा बैटल ऑफ तालीकोटा। कौन सा युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। इस तालीकोटा युद्ध के बारे में आप सबको याद होना चाहिएगा। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि बैटल ऑफ तालीकोटा का युद्ध कब हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोगों से सवाल जो पूछा गया था वो यहाँ पर तिरुमल ने अपनी कैपिटल बनाया था, तो पेनु कांडा को तिरुमल ने अपनी कैपिटल बनाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है। देखिए नहरें, टीटी या जलसंधि आप लोगों से पूछेगा। देखिए जो जलसंधियां होती है, जलसंधि यदि आप लोगों से मैं पूछूंगा, जलसंधि क्या करेगी, जो जलमार्ग होता है, जलमार्ग को ये क्या करेगी, जोड़ती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर जो यहाँ पर जो आपका स्थल भाग होता है, तो स्थल भाग को जलसंधियां क्या होती है, डिवाइड करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर किसी कैनल के बारे में पूछा है, नहर के बारे में याद होना चाहिएगा। देखो पहले तो आप लोगों को याद होना चाहिए पनामा नहर की स्थापना कब हुआ था, तो पनामा नहर की स्थापना 1914 में हम लोगों को पनामा नहर की स्थापना देखने को मिलेगा। और जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों को यहाँ पर इसके जो एक ये लेटिन अमेरिका वाला भाग है, यहाँ पर एक पनामा देश देखने को मिलता है। और इस पनामा देश में ही एक पनामा नहर देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर देख के रखा है कौन से सागर को जोड़ती है, या आपका अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, ये गलत होगा, इसको नहीं जोड़ती। प्रशांत महासागर या हिंद महासागर, इसको भी नहीं जोड़ती। अंध महासागर या आर्कटिक महासागर है, इसको भी जनाब ये नहीं जोड़ती है। या प्रशांत महासागर या अंध महासागर। दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए, ये जो पनामा नहर है, पनामा नहर, ये जो पनामा नहर है, तो पनामा नहर आप लोगों को याद होना चाहिए कि पहली बात तो ये प्रशांत महासागर, किसको दोस्तों, प्रशांत महासागर और किसको जोड़ने का काम करेगी, तो जवाब हो जाएगा ये यहाँ पर अटलांटिक, किसको, अटलांटिक, अटलांटिक यहाँ पर महासागर को जोड़ने का काम करती है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम में अटलांटिक महासागर तो देखने को मिलेगा, और यदि अटलांटिक महासागर नहीं देखने को मिलेगा तो जवाब हो जाएगा फिर प्रशांत महासागर प्लस कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर को यह क्या, कैरिबियन सागर को जोड़ने का काम ये करती है। इतना आपको याद, देखो ये दोनों में से एक भी आपके एग्जाम में कोई सा भी ऑप्शन रहने वाला है, लेकिन प्रशांत महासागर तो यहाँ पर रहेगा ही। यहाँ पर इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। वहीं पर यहाँ पर जिब्राल्टर एक जो जिब्राल्टर जलसंधि है, जिब्राल्टर, यहाँ पर जो जिब्राल्टर जलसंधि है, ये जिब्राल्टर जलसंधि के बारे में याद कर लो कि जिब्राल्टर जलसंधि क्या करेगी, तो जवाब हो जाएगा ये आप लोगों के अटलांटिक महासागर। कौन से महासागर, अटलांटिक महासागर और आप लोगों के भूमध्य सागर, कौन सा सागर, भूमध्य सागर को यह जोड़ने का काम करती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहीं पर स्वेज नहर याद कर लो, स्वेज नहर याद कर लो। स्वेज नहर आप लोगों के भूमध्य सागर, कौन सा सागर, भूमध्य सागर व इसको
लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए समय बहुत ले लिया है हमने इस बार। रानी नायका देवी, जिन्हें 1178 ईस्वी को हराने के लिए याद किया जाता है। देखिए जो नायिका देवी हुआ करती थी, नायिका देवी ने मुख्य रूप से मोहम्मद गोरी को हराया था। इस सवाल का या ऑप्शन या राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसी गोरी को हराने के लिए नायिका देवी को मुख्य तौर पर याद किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है ये नागार्जुन किस बौद्ध यहाँ पर बौद्ध नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन कौन से बौद्ध संप्रदाय के हम लोगों को देखने को मिलेंगे? तो जवाब हो जाएगा, यदि आप लोगों से पूछेगा कि नागार्जुन कौन से बौद्ध संप्रदाय के हम लोगों को देखने को मिलेंगे, तो जवाब हो जाएगा माध्यमिक। कहाँ के देखने को मिलेंगे? माध्यमिक संप्रदाय के हम लोगों को ये मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। वहीं पर सवाल पूछ लेगा कि यहाँ पर जो योगाचार है, कौन दोस्तों? ये जो योगाचार है, योगाचार संप्रदाय के कौन माने गए हैं? योगाचार संप्रदाय के लिए जो यहाँ पे संप्रदाय के लिए कौन माने गए हैं? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा, याद होना चाहिए आप लोगों को, वेत्रेयी। कौन दोस्तों? वेत्रेयी यहाँ पर नाथ कौन होंगे दोस्तों? आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, वेत्रेयी नाथ। वेत्रेयी नाथ इसके प्रमुख जो संप्रदाय माने गए। तो नागार्जुन किसके माने गए? माध्यमिक संप्रदाय। और जो वेत्रेयी नाथ किसके माने गए? तो योगाचार यहाँ पे संप्रदाय के माने गए। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक संप्रदाय। यानी सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो तबकात ए नासरी की जो रचना है ये मिनराज उल सिराज द्वारा की गई थी। सवाल का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देके रखे है? देखिए अगला प्रश्न आप लोगों को देके रखा है कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वृद्धेश्वर मंदिर के निर्माण के बारे में आप लोगों से पूछेगा। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को एक मंदिर जिसका नाम था आप लोगों का आपका एरातेश्वर मंदिर, ये चोल डायनास्टी से संबंधित है। इसकी स्थापना राजराज द्वितीय, कौन दोस्तों? राजराज द्वितीय के द्वारा की गई थी। आप लोगों को याद रखिए। वहीं पर यहीं पर साउथ में एक कैलाशनाथ मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इस कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जवाब हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और वहीं पर यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर की पूछेगा कि मीनाक्षी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जवाब हो जाएगा नायक वंश। कौन सा वंश रहा? नायक वंश के शासकों द्वारा की गई थी। और मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था कौन सा शासक हुआ करता था, आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर वृद्धेश्वर मंदिर के बारे में पूछाएगा, तो वृद्धेश्वर मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर राजराज प्रथम। शासक का क्या नाम रहेगा? राजराज प्रथम शासक ने इसकी स्थापना किया था। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या देख रखा है? संगम युग का ये तोल्काप्पियम साहित्य देश का सबसे बड़ा कार्य है। देखिए संगम वंश में एक प्रमुख साहित्य हुआ जिसे हम लोगों ने कहा यहाँ पर तोल्काप्पियम। और ये जो तोल्काप्पियम ये जो साहित्य है, इस साहित्य में मुख्य रूप से हम लोगों को तमिल व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तमिल जो व्याकरण ग्रंथ जो भी प्रणाली रही, उस तमिल व्याकरण में मुख्य रूप से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बिल्कुल सवाल का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य में ये प्रशासन के संबंध में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता था? ये जो मुक्ति शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ करता था?
ग्राम पंचायत का मुखिया। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत हुआ करता था, इसी दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ करता था, इसी दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से जो ग्राम पंचायत का मुखिया करता था उसे मुकदम क्या कहा जाता था, मुकदम कहा जाता था, या जिसे आप लोग चौधरी कह सकते हैं, मुकदम या उसे चौधरी कहा जाता था। आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहाँ पर जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी हुआ करता था। तो आप लोगों से सवाल पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो जिला स्तर का न्यायिक जो अधिकारी हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, तो काजी उल जकात, क्या कहा जाता था, काजी उल जकात उसे कहा जाता था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में जो न्यायिक हेड हुआ करता था जिले स्तर पर, तो जैसे क्या कहा जाता था, तो काजी उल जकात कहा जाता था। आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोगों से पूछा था मुक्ति, या मुक्ति जो शब्द हुआ करता था ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर सवाल का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि। यहाँ पर अभी यहाँ पे हस्तांकन, जिन्हें क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था, का जो धारक होता था उसे ये कहा जाता था। यानी सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को इतना याद होना चाहिएगा। और अगला प्रश्न जो आप लोगों को देख रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य उनके योगदान के लिए जाना जाता है, कौन से योगदान के लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन हम लोगों को देख रखे हैं, सत्रिया नृत्य, पंथी छऊ या मोहिनी अट्टम। आप लोगों को याद होगा कि जिन्हें किस नृत्य के लिए जाना जाता है, गोपाल सॉरी ये जो गोपाल प्रसाद दुबे थे, गोपाल प्रसाद दुबे। और गोपाल प्रसाद दुबे को आप लोगों को याद रखना है मुख्य रूप से छऊ के लिए जाना जाता है। किसके लिए, छऊ के लिए। सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बिल्कुल सवाल का राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को देख रहा है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार आप लोगों से पूछा है, और किस क्षेत्र में यह हम लोगों को देखने को मिलता है। संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, या फिर नृत्य के क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ये जो सरस्वती पुरस्कार है, सरस्वती पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, ये जो सम्मान है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1991 में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यतः भारत की 22 भाषाओं में इसको 22 भाषा हैं उनमें दिया जाता है। अब यदि आप लोगों से पूछेगा कि 2022 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था, आप लोगों से ये सवाल पूछ सकता है, या सॉरी 2023 में किसे दिया गया था, या फिर 2022। देखिए 2022 में शिव शंकरी को दिया गया था, शिव शंकरी मैम को दिया गया था। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2023 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जवाब हो जाएगा प्रभा वर्मा। किस, प्रभा वर्मा को दिया गया था, उनके मलयालम के लिए, कौन सी, मलयालम भाषा के लिए उनको दिया गया था। आप लोगों को इतना याद होना चाहिएगा। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जवाब हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में यह मुख्य तौर पर दी जाता है। सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, सीजर कप निम्नलिखित में किस खेल से जुड़ा है। सीजर कप आप लोगों से पूछा है, सीजर कप किस खेल से यहाँ पर जुड़ा है, आप लोगों से सवाल पूछा है। और सीजर कप क्या यहाँ पर बैडमिंटन से, या फिर क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से। देखिए सीजर कप पूछा है, सीजर कप, सीजर कप पूछेगा, या चाहे आप लोगों से बिल्ट कप, कौन सा कप, बिल्ट कप यहाँ पर पूछेगा। वहीं पर सुब्रतो कप, कौन सा कप, सुब्रतो कप आप लोगों से पूछेगा। अभी तो आप लोगों को तीनों ही याद रखना है, एक सीजर कप, बिल्ट कप या सुब्रतो कप आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा ये तीनों ही जो कप है आप लोगों को फुटबॉल में देखने को मिलते हैं। और यानी सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि हाल ही में आप लोगों को बताना है कि ये कमेंट बॉक्स में कि फुटबॉल दिवस कब मनाया गया, फुटबॉल दिवस कब हम लोगों ने मनाया। ये जो फुटबॉल दिवस है, कमेंट बॉक्स में आप सबको इस सवाल का मुझे जवाब देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को क्या देख रखा है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दी गई जो घटनाओं में ये कालानुक्रम के अनुसार उनको लगाना है, और कौन कौन सी घटनाएं हम लोगों को कब कब देखने को मिली। देखिए सिपाही विद्रोह,
वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। देखो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हम लोगों को लोधी वंश देखने को मिलेगा, और इसी लोधी वंश का जो संस्थापक हुआ करता था वह बहलोत लोधी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? बहलोत लोधी हुआ करता था। और इस बहलोत लोधी के बाद जो यहाँ पर जो शासक देखने को मिला वो हम लोगों को सिकंदर लोधी। कौन दोस्तों? सिकंदर लोधी हम लोगों को देखने को मिलेगा, सिकंदर लोधी देखने को मिलेगा। और इसी सिकंदर लोधी ने जो 1504 में क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना किया। आप लोगों को याद होना चाहिए, आगरा शहर की स्थापना किया था। और 1506 में इसने आगरा को अपनी क्या बना ली थी? कैपिटल, यानी राजधानी बना ली थी। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी के समयकाल में 1598 में ही वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत क्या हुआ था? इसी के समयकाल में भारत में आया था। यदि डेट पूछ लेगा 17 मई और 1498 में ही वास्को डी गामा क्या हुआ था? इसके समयकाल में भारत में आया था। अब सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आप सभी जानते हैं कि ये जो सिपाही विद्रोह मतलब रिवोल्ट इन 1857, रिवोल्ट इन 1857 1857 क्रांति हम लोगों को 1857 में देखने को मिली। बाबर द्वारा ये मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो जवाब हो जाएगा 1506 में इसकी स्थापना किया गया था। यानी सबसे पहले वास्को डी गामा हमें देखने मिला, यानी ऑप्शन 2 आना चाहिएगा। इसके फिर 3 आना चाहिए और फिर 1 आना चाहिए, 2 3 1। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, ये आप लोगों को, ये डाटा आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देख रहा है? देखिए बिरहोर नृत्य एक यहाँ का आदिवासी एक लोक नृत्य है। एक मुख्य तौर पर फोल्क डांस के बारे में आप लोगों से सवाल पूछा है। और ये जो बिरहोर लोक नृत्य है ये किस राज्य का हम लोगों को यहाँ पर आदिवासी लोक नृत्य यहाँ पर देखने को मिलता है? देखिए आप लोगों से सवाल पूछा है, क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर? देखिए आप लोगों को याद होना है, यदि आप लोगों से पूछेगा मुंडारी यानी कौन सा दोस्तों? मुंडारी लोक नृत्य पूछेगा, लोक नृत्य के बारे में पूछेगा, या फिर झिटका, कौन सा दोस्तों? झिटका लोक नृत्य, झिटका लोक नृत्य के बारे में आप लोगों से सवाल यदि पूछेगा, वहीं पर पूछेगा दोस्तों फगुआ, कौन सा? फगुआ लोक नृत्य के बारे में, फगुआ लोक नृत्य। और वहीं पर सवाल पूछ सकता है पाइका, कौन सा दोस्तों? पाइका लोक नृत्य, पाइका लोक नृत्य। और ये सभी लोक नृत्य किस राज्य के हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं? देखो एक तो आप लोगों का मुडारी लोक नृत्य, झिटका लोक नृत्य, और एक आपका फगुआ लोक नृत्य, एक पाइका लोक नृत्य, और एक बाराओ, एक और याद कर लीजिएगा, बाराओ लोक नृत्य। तो ये बाराओ लोक नृत्य, ये प्रमुख रूप से 5 लोक नृत्य हमें जिस राज्य के देखने को मिलेंगे उसी राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है बिरहोर। और ये सभी कहाँ के देखने को मिलते हैं हम लोगों को? तो जवाब हो जाएगा ये सभी झारखंड राज्य के हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को क्या देख रखा है? ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? इज फाउंडर ऑफ बनारस घराना। बनारस जो घराना है, इस बनारस घराना के संस्थापक कौन देखने को मिले हम लोगों को? यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को उस्ताद इनायत खां देखने को मिले हैं। और यहाँ पर पंडित गोपाल मिश्र, उस्ताद मम्मन खान या उस्ताद छज्जूट खान कौन हुए दोस्तों? आप लोगों से सवाल पूछा है। उस्ताद इनायत खां। देखिए हमारे पास में एक रामपुर घराना, रामपुर अंतरोली घराना, और रामपुर अंतरोली जो घराना हुआ वो आप लोगों से सवाल पूछ लेगा, या फिर आप लोगों को इंदौर घराना, कौन सा घराना? इंदौर घराना। और इंदौर घराना के मुख्य तौर पर कौन माने गए? अमीर खां। कौन दोस्तों? अमीर खां, उस्ताद अमीर खां माने गए। यहाँ पर यह आप लोगों का रामपुर या आपका अंतरोली घराना के संस्थापक, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर इनायत खां। कौन दोस्तों? इनायत खां हम लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं पर यदि पूछेगा किराना घराना, कौन सा घराना? किराना घराना। तो किराना घराना के संस्थापक करीम खान साहब, करीम खान हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यदि पूछेगा आगरा घराना के बारे में कि आगरा घराना का संस्थापक कौन हुआ, तो जवाब हो जाएगा हाजी सुजान खान। कौन हुआ? हाजी सुजान खान। हाजी सुजान खान यहाँ का मुख्य रूप से संस्थापक हुआ। वहीं पर यदि ग्वालियर घराना के संस्थापक के बारे में पूछेगा तो ग्वालियर घराने में मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे पास में हस्सू खां,
हस्सू खां के बाद हम लोगों को यहाँ पर नत्थू खां देखने को मिलते हैं, हस्सू खां, नत्थू खां। और वहीं पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे दादा पीर बख्श। दादा दादा पीर बख्श यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोगों को इसके संस्थापक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है कि बनारस घराना के यहाँ पर संस्थापक कौन थे। आप लोगों से सवाल पूछा है, क्या हो जाएगा, बनारस घराना के संस्थापक है कौन होंगे यहाँ पर। देखिएगा, यदि यहाँ पर बनारस घराना के संस्थापक जो वास्तविक संस्थापक है वो हम लोगों को यहाँ पर नहीं देख के रखें। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जो जो ये जो बनारस घराना हुआ करता था, ये जो बनारस घराना के वास्तविक संस्थापक कौन हुआ करते थे। यदि मैं सवाल पूछ लूंगा वास्तविक संस्थापक, तो राम सराय मिश्र। कौन दोस्तों, राम सहाय मिश्र। राम सहाय जो मिश्र साहब है ये मुख्य तौर पर बनारस घराना के संस्थापक माने जाते हैं। और यहाँ पर यदि ऑप्शन में आप लोगों को राम सहाय मिश्र साहब यदि देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो पंडित गोपाल मिश्र साहब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यदि वास्तविक संस्थापक तो राम सहाय मिश्र, और यदि ये ऑप्शन में रहेंगे फिर पंडित गोपाल शर्मा को इसका श्रेय दिया जाता है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। आप लोगों से अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि पद्म विभूषण सम्मानित बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय वादक थे। कौन से प्रमुख वादक हुआ करते थे, सवाल पूछा है आप लोगों से यहाँ पर। बुद्धदेव, सवाल पूछा है कि बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता जो है वो मुख्य रूप से कौन से घराने के यहाँ पर मुख्य रूप से वादक माने जाते थे, आप लोगों से पूछा है। देखिए, यदि आप लोगों से पूछेगा जरीन खां, किनके बारे में, जरीन खां के बारे में आप लोगों से पूछेगा, वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए मुकेश शर्मा। कौन दोस्तों, मुकेश शर्मा के बारे में याद होना चाहिए। और वहीं पर यहाँ पर हाफिज खां। कौन दोस्तों, हाफिज खां, हाफिज खां। और यहाँ पर आप लोगों के ये प्रमुख रूप से जरीन खां, मुकेश शर्मा और हाफिज खां, इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। और बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव जो है वो दास गुप्ता, ये चारों ही व्यक्ति प्रमुख रूप से सरोद वादक माने जाते हैं। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न मैं आप लोगों को आपके एसडब्ल्यू में मैं देके जा रहा हूँ, होमवर्क में देके जा रहा हूँ। वी सत्यनारायण शर्मा एक शास्त्रीय नर्तक थे और उन्होंने ख्याति प्राप्ति की थी। वो मुख्य रूप से जाने गए हैं कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी या सत्रिया। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।